बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बायोबीट्स में खुश आमदीद। क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है। आज हम अपने 9th लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कंसेप्चुअल हम भी कह सकते हैं आप, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझे, टॉपिक का नाम है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया, राइबोसोम्स की कंपोजिशन हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स के हमारे पास फॉर्म्स क्या है, और साथ साथ में राइबोसोम्स के हम फंक्शन की तरफ जाएंगे कि उनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है किस चीज़ में, सेल के अंदर। तो आइए चलते हैं राइबोसोम्स की तरफ। वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग का जो कंसेप्ट होगा राइबोसोम्स के बारे में वो यहीं से आप लोगों को कंप्लीट होने वाला है। आप लोग को इंशाल्लाह कोई दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कहते हैं राइबोसोम्स के बारे में कि दीज आर टेनी सेल ऑर्गेनेलिज। राइबोसोम्स हमारे पास जो हैं ये छोटे छोटे क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज हैं। उसके बाद कहते हैं कि फर्स्ट स्टडीड बाय पैलेट इन 1955। राइबोसोम्स को जिस इंसान है, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले पढ़ा, जिसने सबसे पहले स्टडी किया, उसका नाम पैलेट था और ये कब हुआ, 1955 में हुआ। फिर कहते हैं कि इट इज हैविंग डायमीटर ऑफ अबाउट 20 नैनोमीटर। राइबोसोम्स की अगर डायमीटर के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाए, एमसीक्यूज वाइज आपसे पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास इनकी डायमीटर कितनी होती है, 20 नैनोमीटर डायमीटर होती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि हम राइबोसोम्स को तो कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनेली हम उस चीज़ को बेसिकली कहते हैं कि उसके ऊपर एक तो क्या हो, मेम्ब्रेन हो, और उसी के साथ साथ वो सेल के अंदर कोई उसका प्रॉपर रोल हो, प्रॉपर वो फंक्शन करता हो। लेकिन ये जो राइबोसोम्स है फंक्शन तो ये करते हैं, इनकी फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करें, लेकिन राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम कंसीडर नहीं करते राइबोसोम्स को कोई ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेली है। लेकिन यहाँ हमारे किताबों में दिया हुआ है तो हम इसको समझते हैं कि राइबोसोम भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनेली है। फिर हमारे पास अगर कंपोजिशन की तरफ आए कि राइबोसोम्स किन चीज़ों से बना हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड बाय ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। याद रखिए कि ये राइबोसोम जो बेसिकली बना होता है वो किस चीज़ से, वो आरएनए और साथ साथ में प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हम लेंगे उनमें इक्वल अमाउंट होंगे आरएनए की और प्रोटीन्स की। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करेंगे तो उनमें इक्वल अमाउंट का जिक्र वहाँ पर नहीं है। सिंपल हम कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो किस चीज़ से, आरएनए और प्रोटीन का बना है। अगर यूकैरियोटिक की बात हम करेंगे तो याद रखें कि ये इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और साथ साथ में क्या है, प्रोटीन होती हैं। फिर मैंने कहा है कि राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए हम इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। फिर कहते हैं आरएनए ऑफ राइबोसोम्स इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम्स का आरएनए होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, यहाँ पर और चीज़ें याद रखें कि एक हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्रोकैरियोटिक वही सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ना हो, और यूकैरियोटिक वो सेल जिनके अंदर क्या हो, ट्रू न्यूक्लियस हो। तो याद रखिए कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में सिंपली पीआर लिखता हूँ, इसमें हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं 70s, और अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो वो हमारे पास होते हैं थोड़े बड़े, वो हमारे पास होते हैं 80s राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में। यानी यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 70s होते हैं। अब ये दो सब यूनिट के बने होते हैं, किस तरह, एक होता है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, एक होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं 70s को लेता हूँ तो एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा होता है हमारे पास
लार्जर सब यूनिट। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब जैसा कि 70S राइबोसोम जो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, तो इनमें से जो स्मॉलर सब यूनिट होता है हमारे पास उसको क्या कहते हैं? स्मॉलर सब यूनिट हमारे पास 40S का होता है, और जो हमारे पास ये हमारे पास होता है 30S का, इसको 30S, और जो लार्जर यूनिट होता है वो होता है 50S। ये मैं किस की बात कर रहा हूँ? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की। 30S स्मॉलर सब यूनिट, और जो लार्जर सब यूनिट है वो होता है 50S राइबोसोम। तो अगर आप लोग कहेंगे कि सर अगर इसको हम 8 करते 30 और 50S ये तो 8S बनता है, तो फिर तो होना चाहिए कि 70S ना हो 80S हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आप लोग इसको 8 करें तो ये 80S बनेगा, नहीं। ये एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हम दोनों सब यूनिट डालते हैं, स्मॉलर भी और लार्जर भी, तो जो लार्जर यूनिट होता है वो पहले नीचे तह में आता है, बॉटम में आता है, और स्मॉलर हमारे पास जो 30S का है वो बाद में आता है। तो ये थी जो स्मॉलर सब यूनिट वो 30S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और 50S है लार्जर यूनिट। इसी तरह अगर हम इसको मैं कर दूँ 80S, 77 को हटा लूँ 80S, सही है, यानी 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम में वही हमारे पास एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, एक लार्जर सब यूनिट। अब यहाँ पर जो है वो स्मॉलर सब यूनिट यूकैरियोटिक राइबोसोम का वो 40S होता है, और ये जो लार्जर सब यूनिट होता है वो हमारे पास 60S होता है। सही है, तो टोटल हमारे पास जो बनता है 100। ये तो अगर हम इसको ऐड करें, लेकिन हम ऐड करेंगे नहीं क्योंकि ये हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। इनकी जो वो होगी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होंगी वो हमारे पास 80S होगी। सही है, तो ये आप लोग का कंसेप्ट यहाँ से हो गया। अब हम आते हैं फॉर्म्स की तरफ। कहते हैं कि सम राइबोसोम्स आर फ्रीली फ्लोटिंग आर डिस्पर्स इन द साइटोसोल। कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं, या फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं किस चीज़ में? इन द साइटोसोल। साइटोसोल में ये फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं या डिस्पर्स्ड होते हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे कि साइटोसोल क्या है? अगर आप लोगों ने साइटोप्लाज्म का टॉपिक पढ़ा है, आता है, तो वहाँ पर फिर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को समझ आती है कि ये साइटोसोल क्या है। साइटोसोल बेसिकली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारे पास सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। यानी द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। तो ये जो फ्लोटिंग करते हैं, कुछ ऐसे राइबोसोम्स फ्लोटिंग करते हैं या डिस्पर्स होते हैं किस चीज़ में? साइटोसोल में, यानी जो साइटोप्लाज्म का सोलेबल पार्ट है। कहते हैं कि सम अदर राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आई स्ट्रेनी ग्रेन्यूल्स एंड आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ ऐसे वो राइबोसोम्स होते हैं जो क्या होते हैं? अटैचमेंट होती है, अटैच होते हैं किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने रफ स्मूथ दोनों वो डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने अगर टॉपिक मिस किया है, वो लेक्चर आप लोग का मिस है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर, जो हमारा प्लेलिस्ट है क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 1 उसमें मौजूद है, वहाँ पर ज़रूर देखिए। तो कहते हैं कि कुछ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं एज टीनी ग्रेन्यूल्स, यानी छोटे छोटे दाने की फॉर्म में, एंड आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या करते हैं? वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सही है, जो हम कहते हैं ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और इनका रोल क्या होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करे। तो ये यहाँ पर होगा। अब चलते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन तो आप लोगों को पता चल गया कि राइबोसोम का क्या है, कि it has role in protein synthesis, या it plays an important role in protein synthesis. So जो हमारे पास रोल है राइबोसोम्स का वो प्रोटीन सिंथेसिस, यानी सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कौन करता है? वो हमारे पास राइबोसोम्स करता है। अच्छा, यहाँ पर ये छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैसेंजर आरएनए। आप लोग जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं कि मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफ़र करता है किस चीज़ को? जो हमारे पास कोई
मैसेंजर आरएनए। हाँ, तो मैसेंजर आरएनए का क्या कि हम जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं इनके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो इसमें से हम लेते हैं क्या, एक मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे देखिए, एक मैं लेता हूँ 40S जो स्मॉलर सब यूनिट है, और एक लेता हूँ मैं 60S जो लार्जर सब यूनिट है। यूकेरियोटिक सेल मैंने लिया, उसमें 40S राइबोसोम्स का जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S वो भी लिया, और 60S राइबोसोम्स वो भी लिया। तो अब हम कहते हैं कि इनकी अटैचमेंट होगी, ये जो दोनों सब यूनिट हैं हमारे पास ये अटैच हो जाएंगे किस चीज़ के साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। लेकिन कौन सा सब यूनिट पहले और कौन सा बाद में अटैच होगा, तो याद रखिए ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सब यूनिट पहले अटैच होगा विद मैसेंजर आरएनए। तो याद रखिए कि ये यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर, 40S पहले आ जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और बाद में 60S आ जाएगा, यहाँ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि 40S जो छोटा सब यूनिट है वो पहले अटैच होगा, बाद में जो लार्जर सब यूनिट 60S है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हेयर फर्स्ट द स्मॉलर सब यूनिट विल बी अटैच एंड देन द लार्जर वन। अब यहाँ पर कहते हैं कि बोथ राइबोसोमल सब यूनिट्स विल अटैच टू द मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि बस सब यूनिट और लार्जर यूनिट डायरेक्टली आ गए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो गए, नहीं, इनके लिए एक स्पेशल आयन है जिसका नाम मैग्नीशियम है, वो हेल्प करता है किस चीज़ में, अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये किस तरह, फॉर एग्जांपल आप लोग एक ले लें एग्जांपल मैं देता हूँ कि मियाँ और बीवी के बीच लड़ाई हुई है, सही है, ये मजाक के लिए, मियाँ और बीवी के बीच लड़ाई हुई है, तो आप मियाँ बीवी की अगर लड़ाई होगी फिर तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, बड़े मुश्किलात होंगे दोनों को। तो अब आएगा एक उनकी सास आ जाएगी और वो रोल प्ले करेगी क्या कि यार आप लोग दोस्ती कर ले, बस जितना लड़ना था वो हो गया। वैसे सास तो क्या करते हैं, सास तो और ज़्यादा लड़ाते हैं ना, ऐसा है ना, हमारे पाकिस्तान में सोसाइटी में जो है ऐसा ही सब समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं मजाक कर रहा हूँ। कहना क्या मकसद ये है कि मीन्स वो सास आ जाएगी और जो उसका बेटा होता है और बहू होता है उसको बिठा लेंगे कि यार आराम के साथ बैठ जाइए, मसले जो हल होते हैं वो बातचीत के ज़रिए हल होती हैं। सो आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, क्या लड़ने से क्या फ़ायदा। तो कहने का मकसद क्या है कि ये जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ इनकी अटैचमेंट होगी, ये वैसे नहीं होती कि बस आ गई और अटैच हो गई, नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस आयन दैट इज नोन एज मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की मदद से इनकी क्या होगी, अटैचमेंट होगी। फिर नीचे लिखा है कि when group of ribosomes are attached with messenger RNA they form polysomes। बड़े मजे का ये जो चीज़ है ये याद रखिए, क्वेश्चन में आ जाते हैं एमसीक्यूज में कि पोलीसोम्स हमारे पास क्या चीज़ है, तो सॉरी कि पोलीसोम्स हमारे पास क्या चीज़ है। तो याद रखिए कि ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाए किस चीज़ के साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ, तो वो पोलीसोम्स बनाते हैं। When group of ribosomes get attached to the messenger RNA they form the polysomes। तो ये MCQs में भी पूछ सकते हैं, ये यहाँ पर याद रखें। अच्छा, दो MCQs और हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको साफ करता हूँ, सही है, इसको फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं क्या करता हूँ, साफ करता हूँ। अच्छा, MCQs कुछ यूँ है, MCQ नंबर 1 ये कि अगर आपसे पूछे कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन को क्या कहते हैं, क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, तो क्या कहते हैं, किसी को आता है, मैं बता देता हूं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन को हम नाम देते हैं राइबोसोम्स, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस के फैक्ट्री का नाम है उसका नाम राइबोसोम खान है। यानी राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब ये एक एमसीक्यूज हो गया। अब दूसरा कैसे होगा, मैं इसी को वो करता हूं, नंबर 2 एक तो होगा, अगर इस प्रोटीन को मैं हटा लूं, सही है,
फैक्ट्री ऑफ, यहाँ प्रोटीन की जगह पे मैं राइबोसोम लिख लूँ, राइबोसोम्स। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज नोन एज, फिर वो क्या हो जाएगा, वो राइबोसोम नहीं, उसको हम न्यूक्लियोलस। ठीक है, मैंने दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये एग्जाम में पूछा है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन को क्या कहते हैं और फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम को क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है उसको राइबोसोम्स कहते हैं, और अगर फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स पूछे तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर राइबोसोम्स का। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई हो। फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।